ओके, शुरू करते हैं नीट 2025 का फिजिक्स का सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन। ठीक है, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था फिजिक्स के पेपर में ये, और फिजिक्स भी थोड़ा सा डिफिकल्टी आया था इस बार नीट 2025 में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में इस तरीके से डायग्राम दिया गया था और यहाँ दिया गया था वाई नॉट। अगर इसको लेके सॉल्व करेंगे तो आंसर जो ऑप्शन में दिया था वो नहीं आ पाएगा। तो अपने को अज्यूम करना था कि वाई नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, तो वो अज्यूम करके सॉल्व करेंगे अपन। डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। ओके, यहां लग रहा है सरफेस टेंशन S, ये है एंगल थीटा नॉट। थीटा नॉट के बारे में बोला गया है कि थीटा नॉट इज वेरी वेरी लेस देन 1। वैसे भी आपको पता ही होगा ये बात, और उन लोगों ने क्वेश्चन में भी स्पेसिफाई किया है कि साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू tan थीटा नॉट विच इज इक्वल टू थीटा नॉट और विच इज इक्वल टू dy बाय dx। ये नहीं भी देते तो भी वी नो दैट कि जब थीटा नॉट बहुत बहुत छोटा होता है तो ये तीनों चीजें अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। ठीक है ना। अब ये है अपना फ्लूइड, इसे अपन 3 मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले अपन नेट फोर्सेस को x डायरेक्शन में 0 कर देंगे, क्योंकि फ्लूइड जो है वो स्टैटिक है, तो नेट फोर्स इस फ्लूइड पे x डायरेक्शन में 0 आना चाहिए। इस मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। कौन से फोर्स लगेंगे इस पे? यहाँ पर एक सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा, प्रेशर है P नॉट जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, ये बात भी समझना कि ये पूरा लाइन जो है फ्लूइड का वो स्टैटिक है। फ्लूइड स्टैटिक में आपने पढ़ा होगा कि जो सेम लेवल पे फ्लूइड होता है वहां पर प्रेशर सेम होता है। तो ये सेंटर पे प्रेशर होगा P नॉट, तो इस पूरी लाइन पे प्रेशर कितना होगा? P नॉट होगा। ठीक है ना। अब इसका थोड़ा 3D में देखते हैं कि 3D में ये कैसे बनेगा। ऐसे बनेगा। ये इसका 3D भी होगा ये टैंक का, इस सेक्शन का। मतलब ये पॉइंट दिया गया है L,0। ठीक है, बोला गया है कि ये L लेंथ जितना वाइड है और इसकी डेप्थ है बहुत बड़ी, जिसको अपन अभी के लिए स्मॉल l मान लेते हैं। ये है अपना फ्लूइड। अब जो सरफेस टेंशन का फोर्स है वो यहाँ पूरे सरफेस पे लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा। तो सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये होता है फोर्स बाय सरफेस टेंशन। पढ़ा होगा आपने, भूल गए हो तो एक बार रिवाइज कर लेना। अब देखते हैं यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है वो इस एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा, मगर अपने को सिर्फ जो फोर्स x डायरेक्शन में लग रहा है वो चाहिए। तो जो भी एरिया है ये, इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? ये वाला एरिया। ठीक है ना। वो एरिया कितना होगा? ये है y और इसकी लेंथ है l। तो प्रेशर इनटू इस एरिया का कंपोनेंट इन x डायरेक्शन विच इज इक्वल टू P नॉट मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय l। ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, P नॉट इंटू वाई इंटू एल। सरफेस टेंशन का इस डायरेक्शन का कंपोनेंट का फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन का फोर्स लगेगा कंपोनेंट का। और ये जो फ्लूइड है इसका भी तो कोई प्रेशर होगा। तो देखना यहाँ पर P नॉट है, यहाँ पर कितना होगा फ्लूइड की वजह से प्रेशर? P नॉट माइनस रो जी वाई। यहाँ पर कितना होगा? P नॉट माइनस रो जी वाई बाय 2। यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, हर एक पॉइंट पर प्रेशर अलग है। अगर आपको याद हो, आपने फ्लूइड स्टैटिक्स में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा कि अगर h हाइट का फ्लूइड है और ये पूरी वॉल है, ठीक है, ये पूरी दीवार है, h हाइट का फ्लूइड है, तो इस पूरी वॉल पे फोर्स कितना लगता है? क्योंकि प्रेशर हर जगह पे अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पर है प्रेशर P नॉट, ठीक है, फिर यहाँ पर है P नॉट प्लस कुछ, यहाँ पर है P नॉट प्लस रो जी h बाय 2, और यहाँ पर है P नॉट प्लस रो जी h। तो ये कंसेप्ट था कि टोटल प्रेशर कैसा निकालते हैं? रो जी h बाय 2 P नॉट प्लस रो जी h बाय 2 मल्टीप्लाई बाय
द एंटायर एरिया ऑफ द वॉल, एवरेज आउट करते हैं, और क्योंकि लीनियरली बढ़ रहा है तो एवरेज आउट का आंसर एग्जैक्ट ही आता है। इंटीग्रेशन से भी फाइंड कर सकते हो, मगर एवरेज आउट भी आप कर सकते हो। ठीक है, कंसेप्ट अगर भूल गए हो तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेना फ्लूइड स्टैटिक्स में। तो यहाँ पर पी नॉट माइनस रो जी वाई बाई टू इंटू इसकी हाइट कितनी है वाई बाई टू, और इसकी लेंथ कितनी है एल, अंदर एल तक है। तो अब करते हैं बैलेंस आउट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। अभी तक मैंने जो पढ़ाया ये था फिजिक्स जो अपन ने अप्लाई किया। इसके बाद जो अपन करेंगे वो होगा प्योर मैथमेटिक्स। ओके, पी नॉट इंटू वाई इंटू एल इस डायरेक्शन में, फिर सरफेस टेंशन का कोसाइन थीटा, तो एस कॉस थीटा नॉट मल्टीप्लाई बाय एल, ये दोनों फोर्स लग रहे हैं इस डायरेक्शन में। ये जो फ्लूइड यहाँ पर जो प्रेशर है वो लग रहा है पी नॉट माइनस रो जी वाई बाय टू इंटू एरिया, एरिया कितना है, एरिया होगा सॉरी वाई इंटू एल। ओके, और यहाँ लगेगा सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। ओके, यहाँ पर भी एल का टर्म है, यहाँ पर भी एल का टर्म है, यहाँ पर भी एल का टर्म है, और यहाँ पर भी एल का टर्म है, सबको उड़ा दो। ठीक है ना, तो फर्क नहीं पड़ा, एल तो वैसे एलिमिनेट हो गया। अब करते हैं यहाँ पर काम, तो आ जाएगा बचा क्या, पी नॉट मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस एस कॉस थीटा नॉट इज इक्वल टू पी नॉट मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस रो जी वाई स्क्वायर बाय टू प्लस एस। मार्कर काम नहीं कर रहा, बदल देते हैं। ओके, तो पी नॉट वाई कैंसिल हो गया, क्या बचा एस कॉस थीटा नॉट, और यहाँ प्लस एस है, इसको यहाँ लेके आते हैं, तो एस कोसाइन ऑफ थीटा नॉट माइनस वन, ठीक है ना, एस यहाँ लिया कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू माइनस रो इंटू जी इंटू वाई स्क्वायर बाई टू। थोड़ा सा और मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करेंगे, इसको ज़रा ऐसा कर देंगे, cos थीटा नॉट, ठीक है। अब cos थीटा नॉट का अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, जब बहुत छोटा है तब वो एक्चुअली 1 ही हो जाता है, मगर वो करूंगा तो यहाँ पर मेरा 0 आ जाएगा और आई वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। तो एक काम करेंगे, cos थीटा नॉट को अपन कन्वर्ट करेंगे sin थीटा में। वो कैसे करेंगे, अगर आपको पता हो cos, पता होना ही चाहिए चीज, और 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई टू। मैथ्स में पढ़ते हैं, बहुत बेसिक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, 11th मैथ्स। तो यहाँ आ जाएगा s 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई टू माइनस वन इज इक्वल टू माइनस रो जी वाई स्क्वायर बाई टू। अब बस थोड़ा इसको उड़ा दो, क्या बचा माइनस टू एस इंटू साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई टू इज इक्वल टू माइनस रो जी वाई स्क्वायर बाई टू। अब साइन थीटा नॉट बाई टू, जब साइन थीटा नॉट को अपन थीटा नॉट बोल सकते हैं, तो साइन थीटा नॉट बाई टू तो और भी छोटा है, तो उसको भी अपन थीटा नॉट बाई टू बोल ही सकते हैं। तो माइनस टू मल्टीप्लाई बाय एस मल्टीप्लाई बाय थीटा नॉट बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रो जी वाई स्क्वायर बाई टू। इस माइनस को भी हटा देंगे, तो क्या आ गया 2 इंटू एस इंटू थीटा नॉट का स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू रो जी वाई स्क्वायर बाय टू। ये 2 ये हट गया, तो थीटा नॉट का स्क्वायर क्या आ गया भाई, रो जी वाई स्क्वायर बाय एस। तो थीटा नॉट क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ रो जी बाय एस इंटू वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ रो जी बाय एस इंटू वाई। आंसर में डी वाई बाई डी एक्स का तो आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो एक और बार डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है ना। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर किया मैंने, एक और डेरिवेटिव लिया, तो ये क्या है अंडर रूट ऑफ रो जी बाय एस, ये तो कांस्टेंट है, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू मुझे पता है, वो डाल दूंगा, तो अंडर रूट ऑफ रो जी बाय एस इंटू अंडर रूट ऑफ रो जी बाय एस इंटू वाई।
तो क्या आ गया आंसर, रो जी बाय एस इंटू वाई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। ये अपन ने फर्स्ट तरीके से किया जब अपन ने एक्स डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को बैलेंस किया और वो सारे फोर्सेस का सम इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, जितना फोर्स फ्रॉम टुवर्ड्स राइट लग रहा है उतना ही फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट लगना चाहिए। ठीक है, दूसरे तरीके से करेंगे, वाई डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। ओके चलो, अब अपन वाई डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, मगर वाई डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करने के लिए मुझे ये वाई का इक्वेशन अगर पता हो तभी मैं इसका मास निकाल पाऊंगा। ठीक है ना, लेट्स से एक छोटे से एलिमेंट का मास मैं ले लूं, इसका मास है dm, और इसको अगर मैं y से इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, मुझे ये एरिया मिल जाएगा। इसको अगर मैं L से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इतना पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा, इस पूरे पार्ट का वॉल्यूम आ जाएगा मेरे पास। और उसको अगर मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका मास। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। अब देखना, मुझे y का इक्वेशन नहीं पता तो मैं इसको ऐसे ही रखूंगा। एक और चीज समझना, अगर मैं बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स और मैं इसका अगर डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या है, इनवर्स ऑपरेशन है। तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, y। इस कंसेप्ट को भी अपन यूज करेंगे। ओके चलो इसको रहने देता हूँ अभी के लिए मैं। तो इसके ऊपर देखना, यहाँ प्रेशर है पी नॉट, पी नॉट का प्रेशर फोर्स लगाएगा यहाँ पर इसके सरफेस के नॉर्मल, उसका जो y कंपोनेंट होगा वो इतना होगा। यहाँ प्रेशर पी नॉट है, यहाँ भी प्रेशर पी नॉट है, तो जितना ऊपर का प्रेशर फोर्स लगाएगा y डायरेक्शन में नीचे, उतना ही यहाँ का जो पी नॉट प्रेशर है वो ऊपर फोर्स लगाएगा। तो ऊपर का पी नॉट और नीचे का पी नॉट बैलेंस आउट हो जाएगा। तो इसका जो ग्रेविटी है इस पूरे सेगमेंट का या इस पूरे फ्लूइड का, उसको बैलेंस आउट कौन करेगा, सिर्फ ये वाला सरफेस टेंशन, क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस टेंशन लग रहा है वो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि S साइन थीटा नॉट मल्टीप्लाई बाय L। ठीक है, ये लग रहा है फोर्स और इसका पूरा मास इनटू ग्रेविटी, तो वो कितना हो जाएगा, रो मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ, ये स्मॉल एल है, ठीक है, बड़ा एल नहीं है ये, डी एक्स इंटू जी। ये लग रहा है ग्रेविटी का फोर्स और ये है सरफेस टेंशन जो उसे बैलेंस कर रहा है। एल और एल को एलिमिनेट कर देंगे, एस साइन थीटा नॉट, एस साइन थीटा नॉट को लिख सकता हूँ मैं, एस थीटा नॉट इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, तो थीटा नॉट इज इक्वल टू रो इंटू जी अपॉन एस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। थीटा नॉट किसके इक्वल है, डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल है, तो लिख सकता हूँ मैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रो इंटू जी अपॉन एस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। ओके, क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर मैं करूँ तो रो इंटू जी अपॉन एस, ये सब तो कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स का डेरिवेटिव, क्या समझाया था, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन दोनों इनवर्स ऑपरेशंस है, तो आ जाएगा रो इंटू जी अपॉन एस इंटू वाई। ओके, थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन था मगर आंसर आपका इस तरीके से थोड़ा जल्दी आ गया। ठीक है ना, तो प्रेशर का पूरा कंपोनेंट हट गया तो सिर्फ सरफेस टेंशन और ग्रेविटी को आपको बैलेंस करना था। मगर हाँ, ये लिखते आना चाहिए कि रो इंटू उसकी जो डेप्थ है वो इंटू ये एरिया, जो इंटीग्रेशन वाई डी एक्स होगा वो एम होगा। ये काफी क्रूशियल पॉइंट था अगर आपको वाई डायरेक्शन में इसको बैलेंस करना है। ठीक है, एक और मेथड है, कोई बोलेगा कि सर मुझे पूरे पे नहीं, मुझे एक छोटे से सेक्टर पे अगर फोर्स बैलेंस करके निकालना है आंसर, तो क्या मैं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हो। फिजिक्स में अगर आपके पास गुड इनफ मैथमेटिकल टूल है तो आप किसी भी तरीके से आंसर निकाल सकते हो।
किसी का मन किया उसने एक्स डायरेक्शन में बैलेंस कर लिया, किसी का मन किया उसने वाई डायरेक्शन में बैलेंस कर लिया, किसी का मन किया कि सर मैं सिर्फ मैं इतने से मास के ऊपर ही बैलेंस कर लेता हूँ, उससे मेरा आंसर आएगा क्या? उससे भी आएगा, वो देखते हैं कैसे। ओके, अब इतने से मास के ऊपर अपन फोर्सेस बैलेंस करेंगे और वहां से आंसर निकालने का ट्राई करेंगे। कंसीडर करते हैं छोटा सा मास, यहाँ लग रहा होगा सरफेस टेंशन, यहाँ लग रहा होगा सरफेस टेंशन। अगर मैं इसे मान लूँ थीटा, ठीक है, ये थीटा नॉट है, यहाँ पर सम थीटा है, जैसे dx आगे बढ़ा तो थीटा थोड़ा सा बढ़ गया, थीटा प्लस डी थीटा हो गया। ओके, ये है अपना मास, इसकी लेंथ कितनी होंगी dx, और ये होगा सम y, और ये अंदर तक है l, जैसा अपना फिगर है ना, ऐसा ये इस तरीके से बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर अपन एक छोटा सा dx एलिमेंट ले रहे हैं, एक छोटा सा एलिमेंट, ठीक है, ये है dx। तो क्या फोर्स बैलेंस करेंगे? इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, इससे जो फोर्स लगेगा होगा S इंटू एल, यहाँ पर भी लगेगा S इंटू एल, तो S इंटू एल का वर्टिकल कंपोनेंट साइन ऑफ थीटा प्लस डी थीटा, ये किसके इक्वल आएगा? S इंटू एल, इसका साइन थीटा, प्लस इस छोटे एलिमेंट का मास कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, y इंटू डी एक्स इंटू उसकी डेप्थ जो है स्मॉल l मान लिया, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल l मानिए ना, y इंटू डेक्स इंटू वाई इंटू डी एक्स इंटू एल इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, ठीक है। हर जगह पर से एल और एल को उड़ा दो और इसको यहाँ लेके आता हूँ, तो क्या बचा? s साइन थीटा प्लस डी थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू वाई इंटू रो इंटू जी इंटू डी एक्स। ओके, अब जब मैं थीटा नॉट को साइन थीटा नॉट को थीटा नॉट लिख सकता हूँ, जो थीटा है वो तो थीटा नॉट से भी छोटा है, तो उसे भी मैं अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ थीटा प्लस डी थीटा में। साइन थीटा प्लस डी थीटा को सिर्फ लिखूंगा एस थीटा प्लस डी थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू वाई इंटू डी एक्स, ऐसे लिख देता हूँ। ओके, थीटा माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ डी थीटा बचेगा, इस एस को नीचे डाल देता हूँ, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ? डी थीटा, ये किसके इक्वल आ गया? रो इंटू जी इंटू वाई इंटू डी एक्स अपॉन एस। ओके, इस डी एक्स को नीचे लेके आएंगे तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या आ गया? रो इंटू जी अपॉन एस इंटू वाई। अब थीटा क्या है? थीटा नॉट जैसे डी वाई बाई डी एक्स है यहाँ का, थीटा यहाँ के डी वाई बाई डी एक्स होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये यहाँ का y है, अपन ने यहाँ का y लिया है, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि y तो वैसे भी एक कर्व का इक्वेशन है। तो आ गया आंसर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रो इंटू जी बाई एस इंटू वाई। ओके, इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अगेन फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपको अच्छे से आता हो और आपके पास गुड इनफ मैथमेटिकल टूल्स हो तो इन एनी वे दैट यू लाइक आप इसे सॉल्व कर सकते हो। इफ यू वांट, ओके, एक होमवर्क देता हूँ, आप इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क बैलेंस करना।
नेट टॉर्क, वो भी 0 आना चाहिए। उस अप्रोच से भी सॉल्व करोगे ना इसे, तब भी आंसर सही आएगा, बट ध्यान रखना यहाँ पर अलग 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 प्रेशर आएगा उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग यहाँ के प्रेशर से अलग टॉर्क आएगा, यहाँ साइन एस है, सरफेस से अलग टॉर्क आएगा, यहाँ के प्रेशर का टॉर्क, यहाँ के प्रेशर का टॉर्क और सरफेस टेंशन का टॉर्क, इन सबको बैलेंस करना, यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। अब एक बात देखना कि अगर डी ट्रू है तो सी भी ट्रू होगा, क्योंकि इसको अगर एक बार डेरिवेटिव लोगे तो ये आ जाएगा। तो डी और सी को साथ में ट्रू होना पड़ेगा, जो कि एग्जाम में पॉसिबल नहीं है, तो मैं डी और सी को तो एलिमिनेट कर देता हूँ, ठीक है। अब ए और बी देखो दोनों ही सही लग रहे हैं, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, ये एक्स के साथ भी बढ़ रहा है और हाँ वाई के साथ भी ये स्लोप का रेट ऑफ चेंज बढ़ रहा है। मगर मुझे क्या पता है, मुझे एक ऐसा इक्वेशन पता है कि y इज इक्वल टू अगर एक्सपोनेंशियल हो जाए, y इज इक्वल टू e की पावर x, तो ये चीज ट्रू होगी, ठीक है ना। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर कैन बी प्रोपोर्शनल टू y, e की पावर x को कितनी बार डेरिवेटिव करो वो सेम ही आता है। मगर x होने के लिए, अच्छा ये कर्व है तो या तो ये e की पावर x हो सकता है, या तो ये अंडर रूट x हो सकता है, या तो फिर ये हो सकता है x स्क्वायर, ठीक है ना, सर्कुलर है ना। अंडर रूट एक्स हुआ तब भी ये ट्रू नहीं है, ठीक है, क्योंकि तब हो जाएगा -1/2 एक्स की पावर 3/2 ऐसा कुछ आ जाएगा डबल डेरिवेटिव में इसका, ठीक है, डबल तो और बढ़ जाएगा शायद। एक्स स्क्वायर में 2x होगा तब भी x के प्रोपोर्शनल में नहीं आएगा 2x और फिर बाद में 2, तो कांस्टेंट हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव तो और भी खतरनाक है, ठीक है। तो अगर मुझे इसको ऑप्शन एलिमिनेशन सॉल्व करना होता तो ये वाला फंक्शन में मान के, क्योंकि कर्व ऐसा ही दिख रहा है, इसे मान के मैं बी ऑप्शन को ऑप्शन एलिमिनेशन से टिक करता। पहले तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता और इसको लास्ट में सॉल्व करता, और अगर मुझे एक शॉट लेना ही है कि यार कौन सा लगाऊं, तो मैं एक एजुकेटेड गेस लेता कि आंसर बी होगा। मैं ये भी चीज़ देख लेता कि एग्जाम में बैलेंस क्या है, अगर मेरे सारे आंसर राइट है तो 33 का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबल लग रहा है ए और बी में, और ये वाला एनालिसिस करता कि ई की पावर एक्स से ये आ सकता है, ओके।